हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेकर, जिसमें मैं कल आपको बहुत बेसिक बातें बताया था फर्स्ट लेक्चर में। आज मैं और उससे थोड़ा आगे चलूँगा। सेल से संबंधित बातों को मैंने कल आपको बताया था, पिछले लेक्चर का आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और आज हम लोग थोड़ा उससे आगे चलेंगे, चूँकि कभी भी जीवन में संबंध रखने बहुत ज़रूरी है, मतलब रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम लोग पढ़ाई के भाषा में कहते हैं कनेक्टिविटी। उस कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको आज फिर दोहराऊंगा, थोड़ी बातों को समझाऊंगा ज़्यादा। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको बिल्कुल फोकस्ड वे में बैठना है, जिससे आपसे कोई भी शब्द मिस ना हो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ब्रेन में सारी बातें सेट हो जाए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। खुश होना भी चाहिए, खुश रहेंगे तो आपके बॉडी फंक्शंस और एक्टिव होंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है बच्चों, सेल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका। कोशिका, जैसा कि आप सेल के बारे में समझते हैं, सेल सेल समझते हैं, जैसे आम भाषा में लोग कहते हैं सेल। बैटरी कहते हैं ना कि घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई, या फला किसी भी चीज़ों की बैटरी ख़त्म हो गई। तो क्या होता है, बैटरी ख़त्म का मतलब क्या, उसके जीवन का ख़त्म, जीवन बिल्कुल अंतिम एज पर आ गया। ठीक है, उसी हिसाब से ये सेल हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। हमारे बॉडी जो आप देख रहे हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल इन्हीं सेल से चलती है। ये सेल का काम है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन में रखना, प्रॉपर रूप देना। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करते हैं कि सेल के बारे में हम पहला डिफिनीशन लिखते हैं। बच्चों आपको भी लिखना है साथ में, डिफिनीशन लिखिए बच्चों। क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चूँकि मैंने पिछले लेक्चर में इन बातों को बताया था, इसलिए मैं आज के लेक्चर में इनको थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे फंक्शन जो सेल का है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ दो शब्द लिखे हैं इस डिफिनीशन में। इस डिफिनीशन में आपको दो शब्द दिख रहे हैं। वो दो शब्द क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब, और एक शब्द और है यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी मैं फिर आपको बताता हूँ, इन बातों को आप समझेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब किसी चीज़ की बाह्य संरचना। बाह्य संरचना जो होती है वही तो स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। अब फंक्शन मतलब उसकी कार्यशैली क्या है, कार्यशैली क्या है, वो फंक्शन मतलब सेल का काम क्या है। सेल का काम ये है कि जो हमारे बाह्य संरचना हो, आंतरिक संरचना, उसको एक शेप देना, एक साइज देना। क्योंकि सेल का साइज और शेप जो होगा, वैसा ही बॉडी का साइज और शेप होगा, वैसा ही बॉडी का साइज और शेप होगा। ठीक है बच्चों, बॉडी का साइज शेप सेल के साइज शेप पे मैटर करता है। तो एक बार आप सुन लीजिए, सेल क्या है। सेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक जो पहला है वो सेल है। सेल को डिफिनीशन आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या है, पढ़ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब आप लोग समझते हैं, यूनिट मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब होता है वन। ये यूनिट, यूनिट यहाँ बात आई यूनिट। जैसे हम मैथमेटिक्स में यूनिट का बहुत रोल है, यूनिट का बहुत रोल है, उसी हिसाब से इस सेल का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल है, हमारी शरीर में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा इससे आगे चलता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने कल बहुत बेसिक बात पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी मैंने सेल में एंट्री कर ली थी, पिछले लेक्चर में सेल में एंट्री कर ली थी। इस वजह से मैं आज आपको फिर से एक बार रिकैप देता हूँ। रिकैप क्यों, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी आप जब डेवलप करते हैं तभी आपका रिलेशन अच्छा चलता है। मतलब हम एक दूसरे से जब मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तभी हमारे संबंध अच्छे होते हैं। इसी वजह से आप जितना बुक से मिलेंगे, जितना आप कॉपी से अपने मिलेंगे, जो लिखी हुई खुद की कॉपी है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब सेल के बारे में मैंने कल वैसे बता दिया था, और एक बहुत बेसिक बात मैंने कल भी बताई थी, लेकिन फिर भी आपके सामने आज लिखता हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आए कि इसको लिखना कैसे है। देखिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से बच्चों कम्युनिटी, और कम्युनिटी से हमारा जो इन्वायरमेंट कह लीजिए या कह लीजिए बायोम। ठीक है, ये है। तो हम अभी आज किस टॉपिक में बच्चों, हम बिल्कुल बेसिक बात पे हैं, इस पे हैं, सेल पे। सेल मतलब हम पहली सीढ़ी पर हैं, आज हम पहली सीढ़ी पर हैं। चूँकि हम इसमें कल एंट्री कर चुके थे, फिर भी आपको आज हम पहली सीढ़ी बता रहे हैं कि सेल क्या है। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ नहीं है, आप बस बातों को नोट करते जाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, आप इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आज का टॉपिक बच्चों सेल है। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ भाई, लाइफ तो लाइफ है, मतलब जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अंग, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, इसी सेल पर डिपेंड है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं, इन बातों को आप मत भूलिएगा। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका की डिफिनीशन ये है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने कल या पुराने लेक्चर में मैंने इसमें एंट्री कर चुकी, इसलिए आज मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों जब हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल से संबंधित एक बात और जाननी जरूरी है कि टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल समझना बहुत जरूरी है। क्यों? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार इसलिए बच्चों क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बहुत बेसिक बातें पूछी जाती हैं, या तो डिफिनीशन या तो टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। टाइप ऑफ सेल, अब देखिए बच्चों, चूँकि मैंने सेल और टाइप ऑफ सेल पिछले लेक्चर में बता दिया, लेकिन फिर भी रिकैप के लिए बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आप इन बातों को समझ लीजिए। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक शब्द आया कैरियन से, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक को हम लोग कहते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप समझ लिए होंगे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं हैं, बहुत ही आसान बात है। जब आप जिस चीज़ से आप जितना संबंध बढ़ाएंगे वो चीज़ आपके अंदर उतनी उतरती जाएगी। ठीक है बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब यही है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो प्रोकैरियोटिक हो गए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल भी बहुत ढेर सारे हैं। एग्जाम्पल तो पहली बात यह है कि जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो
5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर का। उन्होंने ये बात बताई थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये तो हो गई एक बेसिक बात कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम मैंने क्यों लिया यहाँ पे। इसलिए लिया कि अभी मुझे आज के लेक्चर में हो सकता है कि मैं इन बातों को समझाऊं कि एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, तो इसके लिंक के वजह से मैंने यहाँ पहले लिख दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ सेल आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि टाइप ऑफ सेल आप समझ गए होंगे। सेल के बारे में भी आप जानते हैं, टाइप ऑफ सेल क्या होता है ये भी आप जान लिए हैं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, क्योंकि आज का हमारा गोल है कि सेल कंप्लीट होना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग कापी पेन लेके बैठे होंगे और उसी भाव में बैठे होंगे जिस भाव में आप पुराने लेक्चर में थे कि मुझे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है और आगे चल। अब कुछ बातें बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो हो गया, सेल से संबंधित बातें हो गई। जैसे छोटी बातें सेल हैं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, वैसे कुछ छोटी बातें हैं जो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है और एल्गी क्या है। चूँकि मैंने बताया था कि इनका भी टर्मिनोलॉजी आएगी, तो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी क्या है। बैक्टीरिया आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बैक्टीरिया आप क्या समझते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जीवाणु। इसको क्या कहते हैं बच्चों, विषाणु। ठीक है, और एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, जीवाणु क्यों, ऐसा नहीं लग रहा है, जीवाणु मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जीव के अंदर रहती हो, ऐसा लग रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा इसलिए लग रहा है कि यहाँ जीवाणु शब्द लिखा है। जीवाणु मतलब जिसमें जीव हो, मतलब जिसमें जान हो। जैसे हम लोग कहते नहीं कि दम है कि नहीं, तो इसलिए मतलब जिसमें एनर्जी है, जिसमें जीने की क्षमता है, उसको जीवाणु कहते हैं। चूँकि ये इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद है, हमारे वातावरण में हर जगह आपको ये मिलेंगे। कौन, बैक्टीरिया, छोटे बड़े। क्योंकि हमारा एक जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो क्या कहता है, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अभी बच्चों ऑर्गेनिज्म भी समझेंगे, लेकिन सेल के बाद मैंने सोचा कि सेल बहुत छोटी सी चीज़ है, तो जब मैंने बहुत छोटी चीज़ बताई तो छोटी चीज़ से इसका भी मतलब है बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है बच्चों फंगस। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्गी की। फंगस, विषाणु आप लोग जानते हैं, इन दोनों का बेसिकली मकसद क्या है, डिजीज ये लोग पैदा करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं। ठीक है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में अक्सर रहते हैं जो पीएच मेंटेन करते हैं, जिनसे हमारा भोजन पचता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें डिजीज पैदा होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे इन्वायरमेंट में है। क्यों, इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इनसे इक्विलिब्रियम है, हमारे इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम है। जैसे इक्विलिब्रियम का बहुत महत्व है बच्चों। हमारा ये जो अर्थ है, हमारा ये जो प्लैनेट है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी है। क्या है बच्चों, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता। और विविधता जिसमें जितनी ज़्यादा होती है उसको लोग उतना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इनको समझ लिए आप। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म पे। हम बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिज्म पे। ऑर्गेनिज्म पे इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है सेल चीज़ तब समझ में आएगी जब कोई बॉडी होगी। बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को बॉडी भी कह सकते हो भाई। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म शब्द जो लिखा है आपको लग रहा होगा कि आर्गन से संबंधित है। आर्गन जिसमें स्थापित हो, वो किस में स्थापित, कोई बॉडी होगी, किसी संरचना में होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर में होगी। ठीक है, इसलिए ऐसा है ऑर्गेनिज्म। अब आपको ऑर्गेनिज्म मतलब समझना है कि ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है। ऑर्गेनिज्म को हिंदी आप समझते भी हैं, ऑर्गेनिज्म की हिंदी भाई जीव होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी जानते हैं। ऑर्गेनिज्म की हिंदी जीव। अब जीव से एक बात समझ में आ रही है, जीव मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो वही जीव है।
जैसे हम हैं, जैसे एनिमल हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं अर्थ पे, जितनी भी चीज़ें जिनमें जीवन है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बेसिक बात आप जानते होंगे जिनको हम लोग कहते हैं हिंदी में सजीव और निर्जीव। चूँकि हमने पिछले लेक्चर में ये बातें कर चुकी हैं, लेकिन मैं आपको रिकैप के तौर पर बताता हूँ। मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप लोग समझ गए हैं। अब ऑर्गेनिज्म के बारे में जब आप लोग समझ गए हैं तो ऑर्गेनिज्म भी, इनका भी क्लासिफिकेशन है, इनके भी टाइप हैं। अब क्लासिफिकेशन बोल लीजिए या टाइप बोल लीजिए, टाइप इनके दो हैं, दो टाइप के हैं। कैसे बच्चों? एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, आप लोग समझते जाइए, समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप समझ के साथ पढ़ते हैं तो आप में एक भाषा का ज्ञान डेवलप होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझ के डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा यही फोकस है कि मैं आपको टर्मिनोलॉजी से इतना अवगत करा दूं कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं वो आपसे गलत ना हो। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इस वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। जब आप भी अपना सब्जेक्ट मानने लगेंगे आपको भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब देखिए बच्चों, अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का क्या खेल है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको हमें डिवाइड करना चाहिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? यूनि मतलब होता है एक, क्यों? क्योंकि यूनिट शब्द से आया। यूनिट मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया यूनिट मतलब इकाई, यहाँ एक, ये मल्टी लिखा है। देखिए बच्चों, अब इसके नीचे देखिए मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहु। ठीक है, अब देखिए मैंने इनकी हिंदी कैसे बनानी है। एक लिखा है, एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक कोशिकीय। क्या लिखेंगे बच्चों? एक कोशिकीय। और यहाँ बहु लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बहुकोशिकीय। क्या लिखेंगे बच्चों? बहुकोशिकीय। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ में। बहुत ज़रूरी है, जब हमारा हाथ हमारे दिमाग के कंट्रोल के साथ चलता है तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी शार्पली समझ में आती हैं। ठीक है बच्चों, चूँकि आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में सेल को स्टार्ट कर दिया था, सेल के टाइप भी बता दिया था, इसलिए आज के लेक्चर में मैं ये ध्यान देता हूँ कि पुराने को रिकैप करके आपकी कनेक्टिविटी बनाऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलूँगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ये लिख लिए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे इसलिए क्योंकि हमें ऑर्गेनिज्म से ही तो बताना है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में थोड़ा सा एक बात आप और जान लीजिए। वो क्या है कि अब इनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो आप भी जानते हैं यूनिसेलुलर के कौन से, जो एक कोश की होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। जैसे बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, और क्या आएगा बच्चों? एक कोश की में बहुत फेमस एग्जाम्पल है BGA। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी, एल्गी शब्द आ गया है। एल्गी शब्द अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप जान लीजिए इसको कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। अब बहुकोशिकीय, अब बहुकोशिकीय मतलब क्या है? जैसे हम सब, जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के सेल से हमारी एक शरीर बनी, हमारी एक संरचना बनी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। ठीक है, मानव या मनुष्य। क्या बच्चों? मनुष्य। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, तभी आपको इफेक्टिव क्लास लगेगी ये। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एल्गी क्या है, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं। क्योंकि नाम आ गया था इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। एल्गी आप लोग जानते हैं, बेसिकली इसको हिंदी में काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी पानी रुका होता, वाटर लॉगिंग जिसको कहते हैं, कहीं भी पानी रुका हो तो वहाँ आप देखेंगे वाटर के सरफेस पर, मतलब ऊपरी सतह पर एक लेयर जम जाती है, लेयर ऑन दी वाटर सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन
वाटर के अंदर रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। क्योंकि भाई एल्गी क्या है भाई, शैवाल जो है अच्छा तो है, प्रोटीनीशियस भी होता है। प्रोटीनीशियस क्यों? क्योंकि बहुत से एल्गी आपको स्पेस ट्रेवलर में यूज होंगे। एक बहुत अच्छी एल्गी जिसको इंसान खाता है, खाने में क्यों प्रोटीनीशियस है, उसका नाम है बच्चों स्पिरुलिना। ठीक है, ये बेसिकली शैवाल है। शैवाल आप जानते हैं वाटर में जब भी उपस्थित होता है तो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी से क्या है, इन्वायरमेंट दूषित है। अब जब इन्वायरमेंट दूषित है तो आप समझ सकते हैं कि जो उसकी एक डिफरेंट टाइप की स्मेल भी आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है, वैसे आपको समझना है, तो चीज़ें जल्दी ब्रेन में सेट होंगी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको एल्गी के बारे में समझ में आएगा। इन सारी चीज़ों को, एल्गी, फंजाई को और भी चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा एक्स्ट्रा ब्रीफ में, लेकिन अभी के लिए मुझे सेल को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपकी लिंक जो है वो न टूटे। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे याद भी करना है, ऐसे ही लिखना है बच्चों। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हम ऑर्गेनिज्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन आप समझते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में क्या हुआ था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले। इवोल्यूशन का मतलब होता है टू रोल एंड अनफोल्ड, मतलब वो ऐसी चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन का शब्द किससे है? इवाल्व से, मतलब कौन अपने अंदर कितने परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से परिवर्तन। ठीक है, ये परिवर्तन चेंज नहीं है, चेंज मतलब होता है बदलना, लेकिन परिवर्तन मतलब दूसरे भाग में चेंज होना, किसी दूसरे भाग में जाना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप ऑर्गेनिज्म को ध्यान से समझें तो इसमें एक शब्द है ऑर्गन, मतलब जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स से मिलकर एक बॉडी की जो संरचना बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप लोगों ने समझ गया, पहले हमने बताया भी था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे इसलिए क्योंकि मुझे आज टॉपिक कंप्लीट भी करना है, लेकिन वो ये ध्यान में रखते हुए कि आपको सारी बातें समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब ये दो शब्द है, एक है प्रोटोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनका बेसिक मतलब समझिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म? प्रो मतलब मैंने पहले ही बताया था, प्रिमिटिव। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, प्रोटो मतलब एक चीज़ और भी होता है। अगर प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, लेकिन प्रोटो मतलब होता है स्मॉल। प्रोटो मतलब स्मॉल। ठीक है बच्चों, साइटो देख लीजिए उसी हिसाब से साइटो। चूँकि मेरा फोकस होता है कि जब आप शब्द को समझेंगे तभी आप उसके अर्थ को समझेंगे और आप उससे समझने वाले डिफिनीशन बना पाएंगे। साइटोन मतलब, ये साइटो शब्द साइटॉन से है, साइटॉन मतलब सेल, और सेल में प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा या प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आप जानते हैं एक ऐसा वाटर या ऐसा लिक्विड जिसमें न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हों, जिनमें न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं उनको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्लाज्मा से शब्द आया प्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? अब प्रोटोप्लाज्म की हिंदी होती है बच्चों जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है बच्चों, मतलब जीव द्रव्य क्या है? आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, एक शब्द सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, मतलब जिसको झिल्ली कहते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों,
कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन, आप जानते हैं प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, हमें अपने लिए भी प्रोटेक्शन लेना है, दूसरे के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे, इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। हमको बताना है कि ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम लिखा है आप लोग देख रहे हैं, इसको भी रब कर देते हैं। चूँकि आज हम लोग पहली सीढ़ी पे हैं तो इसको हम आज रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर लिख दिया जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म हमने लिखा था, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म, जब कोई भी शब्द एक जैसे मिलते जुलते हों तो कोशिश किया करिए उन्हें डिफरेंस करके पढ़ा करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि डिफरेंशिएशन आप लोग जरूर किया करें। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का नहीं है बच्चों। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अंतरात्मक पढ़ाई जब करेंगे, दोनों के बीच में अंतर आप ढूंढेंगे, तभी आपको ये दोनों बातें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या है, जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म मतलब क्या है बच्चों, कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, अब ये द्रव्य क्या है, अब जानते ही आप, मैटर। अगर बहुत बेसिक बात करें, मैटर, ये द्रव्य शब्द क्यों आया है, क्योंकि मैटर आप लोग जानते होंगे 3 टाइप के मैटर मेनली मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब जिसको हम कहते हैं ठोस, लिक्विड मतलब यही होता है द्रव्य, जो यहाँ द्रव्य लिखा है, और गैस तो गैस होता है, आप जानते हैं, एयर भी कह सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के मैटर, आप देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सेल पढ़ते हुए भी हम लोग जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ है, जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ है, उनको हम लोग ज़रूर यहाँ पर ला रहे हैं। मतलब जीवन में बच्चों छोटी चीज़ें ही, जब छोटी छोटी चीज़ें कई बार मिलती हैं तो बड़े का रूप लेती हैं। इसीलिए कभी भी छोटी बातों को अवॉइड मत करना, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लक्ष्य से हमें वो भटका दे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, साइटो शब्द आया साइटान से। साइटान मतलब होता है सेल, मतलब इसीलिए यहाँ लिखा है, इसीलिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ कोशिका पहले से लिख दी गई है। सेल का जो प्लाज्म है मतलब लिक्विड है, और जो जीव का लिक्विड है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य, इनको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब ये जो प्लाज्मा है, इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन इट। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे आज सेल और सेल से संबंधित चीज़ें कंप्लीट करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं, सेल ऑर्गेनेल एक और बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी से संबंधित चीज़ है, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हमारी प्राथमिकता क्या है, एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो, हमें कामयाबी हासिल हो। लेकिन उसके लिए बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। कंटिन्यूटी, एक 2 शब्द है बच्चों, कंपटीशन, कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका क्या है, CO से है क्या है, कंपटीशन में वही सक्सेस पाता है जो कंटिन्यूटी की राह पर चलता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमको क्या करना है, कंटिन्यू इवॉल्व करना, अपने आप में परिवर्तन लाना, जिससे हम एग्ज़ाम निकाल सकें। आशा करते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप रिकैप ले लीजिए। सेल के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया, सेल के बारे में थोड़ा आज भी रिकैप किया। सेल मतलब होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो
प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन के साथ होंगे, और उन ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक कहेंगे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनसे एक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बेटा बहुत ज़रूरी है बच्चों। इक्विलिब्रियम हमारे बॉडी में है, इक्विलिब्रियम हमारे संबंध में भी होने चाहिए, जिससे हमारे संबंध निरंतर प्रस्फुटित होते रहें। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ ये तो मान लीजिए बहुत बेसिक बात थी, लेकिन एक बात जो मेरे को बतानी थी, फिर से आप लोग देख लीजिए, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में एक कॉमन बात बच्चों, डिफरेंट तो हमने बता दिया, एक कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है बच्चों कि ये दोनों सेमी लिक्विड हैं। क्या है? सेमी लिक्विड हैं, या इन लोगों को आप क्या कहेंगे? सेमी लिक्विड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ सेल्स डिजॉल्व रहेंगे, इसलिए हम लोग इनको सेमी लिक्विड कहते हैं बच्चों। और ये जो जीव द्रव्य होता है मतलब प्रोटोप्लाज्म बच्चों, इस प्रोटोप्लाज्म को हम, ये एक जीवन का भौतिक आधार है। क्या है बच्चों? यह जीवन का एक भौतिक आधार है। भौतिक आधार क्यों बच्चों? क्योंकि हम लोग की जो मानवता है, जो हम लोग की संस्कृति है, मानवीय संस्कृति धीरे धीरे भौतिकता के तरफ चल रही है। ज़रूरी है बच्चों इक्विलिब्रियम में अपने आप को रखने के लिए आगे आने वाली चीज़ों के साथ हमारा समन्वय बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसको किसने कहा था? इस शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। यह जीवन के एक भौतिक आधार है। भौतिक समझते हैं, भौतिक का ये शब्द नहीं, फिजिक्स से तो नहीं आया? हाँ जरूर आया, क्योंकि मैटर की बात हो रही ना बच्चों। अभी जो मैटर हमने बताया, सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर के वजह से, क्योंकि हमारी शरीर एटम के मालिक्यूल से फिर सेल्स, टिश्यू, आर्गन, ये जितनी तरीके की इवोल्यूशन हुए हैं उन्हीं को हम लोग भौतिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देने वाले कौन थे? इनका साइंटिस्ट का नाम आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बच्चों। साइंटिस्ट का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। इनका नाम था जूलियन हक्सले। हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चों, जूलियन हक्सले। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे। बाकी हमने कल के लेक्चर में या पुराने लेक्चर में आपको ये बातें बताई थी कि एक बहुत बेसिक बात जो आपको पता होगी वो ये है कि हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में एक चीज़ ज़रूर पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक किसकी? लिविंग बीइंग की। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ऐसा नहीं है कि लिविंग बीइंग लिखा है तो हम लोग डेड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, डेड के बारे में भी समझते हैं, लेकिन लिविंग से तात्पर्य ये है कि जीवन से संबंधित है ना। ये जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायो मतलब होता है लाइफ की वजह से हम लोग ये लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, नॉन लिविंग और लिविंग दो होते हैं, मतलब निर्जीव और सजीव। ठीक है, दो टाइप के, बहुत बेसिक दो टाइप के जीव होते हैं, निर्जीव और सजीव। ये लिविंग और नॉन लिविंग शब्द क्यों आया? क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक टर्म होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? थोड़ा सा आप मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए यहीं पे। मेटाबॉलिज्म क्या है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है ये मेटा लिखा है? मेटा मतलब होता है बड़ा। अब बॉलिज्म एक प्रकार से जो बोलस बनता है, जो खाना खाते हैं हम लोग दांत से चबाते हैं तो एक जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है खाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। क्यों? क्योंकि वो डिग्लूटिशन क्या होता है बच्चों? डिग्लूटिशन मतलब मदद करता है किसमें? निगलने में, मदद निगलने में। ठीक है, निगलने में। ठीक है, तो इसको डिग्लूटिशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मेटाबॉलिज्म का एक डिफिनीशन है कि द सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर
बॉडी। ठीक है बच्चों, ऐसा सम टोटल जिसके वजह से रिएक्शन क्या है। अब एक शब्द उठता है भैया कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन शब्द तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, सही बात है, जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन से एक शब्द और आता है, एक शब्द आप लोग सुना होगा मेटाबॉलिज्म, समझे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये इनसे लिंक है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या, एना मतलब क्या था बच्चों, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों एना और कैटा। ठीक है, एना मतलब बनना, ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं बनना, और इसको कैटा को हम लोग लिखते हैं टूटना। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं। इससे देखिए अभी हम डिफिनीशन बनाते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन हमारे शरीर में जिनसे बॉन्ड बनते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनसे बॉन्ड टूटते हैं। अब ये बॉन्ड क्या है, अब ये जो बॉन्ड आप लोग जानते होंगे, कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक बोलते हैं ना आम भाषा में, बॉन्ड बना लीजिए, बॉन्ड बनवा लीजिए या कुछ भी। ये बॉन्ड बेसिकली शरीर में क्या है, ये शरीर में बच्चों एनर्जी है। अब ये एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी एक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हाँ, अब एनर्जी क्या है, एनर्जी किस रूप में, ये भी तो जरूरी है। एनर्जी जो हमें मिलती है जब हम खाना खाते हैं, दांत से चबाते हैं, उसको निगलते हैं, पेट में रखते हैं, तो इससे हमको एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी में बच्चों। किस फॉर्म में है, एटीपी में। ठीक है बच्चों, अब एक बार बोर्ड क्लीन करते हैं, आप लोग आशा करते हैं लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा फोकस किस पे है, एटीपी पे अभी। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे चीज़ें आप लोग समझते जाएंगे। ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि आप जितना इससे प्रेम बनाएंगे, जितना आप इसके अंदर डूबेंगे, ये आपको उतना ही ज़्यादा आनंद देगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या नहीं आएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, एटीपी, जो हमने बोला था बॉन्ड एटीपी के फॉर्म में। अब ये एटीपी मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्राईफॉस्फेट मतलब फास्फोरस के 3 बॉन्ड, ऐसा नहीं लग रहा। ट्राई मतलब 3, एडेनोसिन। अभी एडेनोसिन जो शब्द है बच्चों ना, आप जब आगे पढ़ेंगे कभी एमिनो एसिड, विटामिन, उनमें इनका प्रचुर मात्रा में यूज हुआ है एडेनोसिन का। ठीक है बच्चों, उन्हीं से आया है। एडेनिन जो होता है, एडेनिन में जब कोई बॉन्ड बनते हैं तो उनको हम एडेनोसिन कहते हैं। वो बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि एमिनो एसिड और विटामिन। ठीक है बच्चों, हाँ, मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे थे ना। मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में बच्चों कहते हैं उपापचयन। क्या कहते हैं, उपापचयन। अब आप समझ सकते हैं उपापचयन क्या है। उपापचयन मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोगों ने खा तो लिया है, शरीर में रख तो लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो पचने का एक प्रोसेस है, कर्म करने का जो एक प्रोसेस, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रिया। ठीक है, अब टूटना बिखरना से हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से एक शब्द हमको समझ में आ रहा था, डाइजेशन बच्चों। क्योंकि हम बार बार खाने की बात करें, डाइजेशन क्या है, जो हम फूड लेते हैं, फूड मतलब हमारा भोजन, हमारा खाना, भोजन जो हम खाते हैं, फूड, उनको जब हम निगलते हैं, निगलने के बाद जब हम स्टमक में रखते हैं तो वहाँ से फूड डाइजेस्ट। अब स्टमक से एक बात और समझ में आई कि इसमें डिफरेंट टाइप के एसिड पाए जाते हैं, डिफरेंट एसिड डिफरेंट पीएच पे, जो हमें खाना पचाने में मदद करते हैं बच्चों। अब ये बात हमें क्यों याद आई, क्योंकि आपको पता है डाइजेशन जो होता है बच्चों, डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है।
बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल का मतलब क्या है? बायो मतलब तो आप जान ही रहे हैं, इतने दिन से मैं बता रहा। बायो मतलब तो होता है लाइफ, केमिकल कहीं केमिस्ट्री से तो नहीं आया है। हाँ बिल्कुल आया है। अब प्रोसेस मतलब होता है क्रिया या प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल का लोचा है, केमिकल का कुछ यूज है। इसलिए बच्चों केमिस्ट्री के लिए केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मैटर डिसॉल्व इन सिंपलेस्ट मतलब आपने देखा है कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, बहुत बड़ा पहाड़, उसको हम लोग काटते हैं तब उससे एक रास्ता निकलता है। मतलब जब बहुत बड़ी कोई समस्या आपके सामने जीवन में आए तो उन समस्याओं में कुछ छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए कि वो कौन सी ऐसी दिक्कत है, वो कौन सी ऐसी परेशानी जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, क्योंकि सलूशन तो हर प्रॉब्लम का है बच्चों। अगर प्रॉब्लम है तो सलूशन है, बिल्कुल है, लेकिन हमें वो देखना पड़ता है वो कौन सी छोटी चीज़ है जिससे हमारा एक सलूशन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, डाइजेशन के बारे में आगे मैं बताऊं, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा शरीर जो है बच्चों डिफरेंट टाइप के सिस्टम से बना है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन अभी ये शब्द आ गया तो बायोकेमिकल रिएक्शन, तो इसलिए मुझे डाइजेशन से थोड़ा इसको जोड़ना पड़ा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन तक तो हम आ गए थे। अगर हम डाइजेशन तक आ गए हैं तो भी हमें एक बार थोड़ा हमें रिकैप देना जरूरी। रिकैप क्या कि बच्चों हम लोग थोड़ा सेल के बारे में आज पढ़े। ठीक है, कितने टाइप के सेल होते हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेल हमारे शरीर में क्यों इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के सेल का फंक्शन क्या है। और हाँ, अभी हमने सेल ऑर्गेनेल नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा बच्चों? सेल ऑर्गेनेल। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी सेल से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने आपको बता दी है। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बेसिकली ये है, कल की बातों से जोड़ना और आज के लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाना। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन की बात हो जाए। जब डाइजेशन की बात हुई तो न्यूट्रिशन की बात हो जाए। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब हमारा वो जो खाना जिसको हम कहते हैं डाइट। लोग कहते हैं ना कि डाइट मेंटेन करिए। डाइट क्या है? डाइट क्या है? डाइट न्यूट्रिशन मतलब जो माइक्रो और माइक्रो दो पार्ट में डिवाइड है। न्यूट्रिशन शब्द में एक शब्द छुपा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट है। भाई मिनरल है, आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है बच्चों, प्रोटीन का बहुत महत्व है। जैसा कि हमने बताया स्पिरुलिना, एक शब्द आपको हमने बताया था भी, स्पिरुलिना एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ पदार्थ, एक ऐसा कैप्सूल जिसके अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है प्रोटीन के रूप में। इसे स्पेस ट्रेवलर भी यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है स्पेस में, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोटीन पर आ गए, विटामिन पर आ गए, मिनरल पर आ गए। जब इन तीनों का प्रोपोर्शन जब अच्छा होता है तभी हमें एक भोजन जो है स्वादिष्ट लगता है। ठीक है बच्चों, और भोजन करने से पहले इन बातों को ज़रूर ख्याल रखें कि हमारे न्यूट्रिएंट्स कहीं गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको तो इनसे एनर्जी लेनी है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बाहर से अगर आपको लेनी है तो फूड के माध्यम से मिलेगी, और जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे अंदर अच्छी एनर्जी आती है। ठीक है बच्चों, अब माइक्रो तो आप समझ रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। अभी हमको बहुत उस पर नहीं जाना है, कभी मैं आपको एक चार्ट के रूप में बता दूंगा 3 बातें। माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन और एक भाग है बच्चों एमिनो एसिड। ठीक है बच्चों,
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ विटामिन के बारे में। BC और ADE K। ठीक है बच्चों, आप लोग आशा कर रहे हैं कि आप लोग बातों को समझ भी रहे हैं, आप लोग बातों को लिख भी रहे होंगे। लिखना बहुत ज़रूरी बच्चों, जब हम लिखते हैं तभी हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता डेवलप होती है। लिखना बहुत ज़रूरी है और कंसंट्रेशन भी। अब देखिए BC लिखा ना, अब ये बच्चों क्या होता है, ये वाटर सलूबल विटामिन है। क्या है? वाटर सलूबल। और ये क्या है? फैट सलूबल। अब देखिए इनको थोड़ा आप समझ लीजिए। अब ये फैट सलूबल क्यों? वाटर सलूबल। ADE K आप लोग प्रोनाउंस करिए एक बार। ADE K ऐसा नहीं लग रहा है? ADE K थोड़ा अधिक, मतलब ये फैट से संबंधित, मोटेपन से संबंधित। ठीक है, जिसमें से A बहुत मैटर करता है। A क्यों मैटर करता है? क्योंकि A बच्चों, विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, D का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, E का नाम टोकोफेरॉल। ठीक है बच्चों, K का नाम फाइलोक्विनोन। A हमारे आँख के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आँख नहीं कमज़ोर है। विटामिन D आप लोगों ने सुना होगा सन से मिलता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के रिएक्शन होता है इसमें, कैल्शियम के रिएक्शन होता है जिससे हमारी शरीर में निखार आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुबह की धूप में बैठना बहुत आवश्यक है, शीतल धूप में। ठीक है बच्चों, ऐसे विटामिन E है। विटामिन E हमारे बालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेयर के लिए भी, कुछ पिगमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और के का भी काम वही है बच्चों जो P का काम है, सॉरी जो E का काम है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। एमिनो एसिड के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, इसलिए क्योंकि एमिनो एसिड एक बड़ा टॉपिक है। आप लोग देख लीजिए कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं है। एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सेल से संबंधित सारी बातें मैंने कर ली। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मैं उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसको समझेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बस एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, इनको आप मेरे लैंग्वेज में या अपने लैंग्वेज में जब समझना शुरू कर देंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज के लेक्चर को आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। फिर भी मैं एक जगह एक चीज़ लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, कहीं आप लोग भी इस तरीके से पढ़ने का विचार बनाएं तो आप लोग को भी दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, क्या है, आज हमने सेल का रिकैप लिया थोड़ा। ठीक है, सेल का रिकैप लिया आज हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सेल का रिकैप लिया, चूँकि हमने पुराने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आज रिकैप लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आज का टॉपिक था, हमने थोड़ा ऑर्गेनिज्म को पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग ने प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को पढ़ा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग भी लिख लिया करिए कि आज हमें क्या पढ़ना है, क्या गोल है, उसी हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हमें लगता है कि हमने आज आपको सारी बातें बता दी हैं। ये हमने रिकैप किया, ये भी हमने रिकैप किया, ये आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ये भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, हाँ एक और बात, विटामिन भी हमने बता दिए सारे। बस एमिनो एसिड में एक बड़ा लेक्चर है, एमिनो एसिड एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एमिनो एसिड भी पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों ने आज की क्लास ली होगी, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी
हमें जितना भी अच्छे से आता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप लोग पढ़ाई से स्नेह लगाए रहिए। जितना आप पढ़ेंगे जितना समझेंगे उतना अच्छा हो, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी ये तो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन समझ गए आप एक बार तो बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर दी हैं। हाँ एक बात और, अब अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है ये भी मैं बता के जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा सिस्टम, जो शरीर के डिफरेंट टाइप के सिस्टम है मैं उनको पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत। हाँ पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।